हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रतीश गौतम फ्रॉम कोचअप इंस्टीट्यूट राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका आईएएस का प्रीलिम्स का पेपर आने वाला है। हो सकता है कि कोरोना की वजह से पेपर कुछ समय के लिए और आगे बढ़ जाए। हालांकि टाइम आपके पास फिर भी बहुत कम है प्रीलिम्स के लिए। तो इसी की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारी कोचिंग कोचअप इंस्टीट्यूट राजौरी गार्डन ने प्रीलिम्स स्पेशल के लिए कुछ क्रैश कोर्स टाइप का लॉन्च किया है, जिसमें आपका जैसे प्रीलिम्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके लिए अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग आपको ऑनलाइन प्रोग्राम है हमारा। तो जैसे कि पॉलिटी का सेक्शन में देख रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको कई सेक्शंस कवर करनी है। जैसे कि जीएस फर्स्ट पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 में से आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे लगभग 17-18, तो जो बहुत मायने रखते हैं। और पॉलिटी में ऐसा है कि आपने अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तब भी आपका 14-15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके, क्योंकि ओवरऑल आपको अबाउट 55 से 60 क्वेश्चन सही करने हैं 100 में से, नेगेटिव मार्किंग को काट कूट के। तो अभी टाइम आपके पास कम है, तो जैसे किताबों में है आपके पास 70 से 80 चैप्टर्स, तो उतने तो कवर कर नहीं पाओगे आप। मान लो अगर पेपर आगे भी बढ़ता है तो 15-20 दिन आगे बढ़ गया या 1-2 महीने भी आगे बढ़ गया, तब भी आप पूरी किताब कवर नहीं कर पाओगे। तो खासकर जो बच्चे सीरियस हैं, जिन्हें प्रीलिम्स निकालना है, जिन्हें पॉलिटी के कम से कम 14-15 क्वेश्चन सही करने हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार वो सीरियसली मेरी क्लास लें। तो मैं आपको प्रीलिम्स तक पूरा गाइड करूँगा और उम्मीद है कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा इस बार का। पॉलिटी के मेजर क्वेश्चंस आप सही कर लोगे। तो जैसे कि आपके डिफरेंट चैप्टर्स हैं पॉलिटी में, तो मेरे ख्याल से आपके प्रीलिम्स के लिए जो उपयोगी चैप्टर्स हैं, जिनसे 70 से 80% क्वेश्चंस आते हैं, वो चैप्टर्स आपके 32 चैप्टर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, 32 चैप्टर्स, उन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने मैंने जो अपना कंटेंट तैयार किया है वो पूरा अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर किया है कि आपके 14-15 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिनिमम 18 क्वेश्चन से यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, कि भाई यूपीएससी के बारे में कहा नहीं जा सकता कि कोई चीज़ कहाँ से आ जाए। ऐसा नहीं है। यूपीएससी में भी हम तुम जैसे इंसानी बैठे हुए हैं ना, तो वो भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। तो हम भी तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि यूपीएससी क्वेश्चन रखती कैसे है, कहाँ से आएगा। मान लो कि प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना से कहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। तो आज मैं ये शुरू करता हूँ प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। ये जो वीडियो है, इसमें कभी कभी ऐसा है कि एक चैप्टर एक ही पार्ट में, कभी कभी एक चैप्टर 1, 2 या 3 पार्ट तक में हो सकता है, क्योंकि पॉलिटी में कुछ चैप्टर्स काफी लंबी भी हैं। तो प्रस्तावना के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और क्वेश्चंस यूपीएससी में कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रस्तावना तो आप जानते ही होंगे कि जो प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना संविधान का एक सार है, यानी कि सारांश है कि एक्चुअल में संविधान में है क्या, वही प्रस्तावना में लिखा हुआ है। कि संविधान में है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, भारत में संप्रभुता होगी, भारत में धर्मनिरपेक्षता होगी, तो सब लोगों के अधिकार होंगे। तो ये सब प्रस्तावना का ही पार्ट है। यानी कि संविधान निर्माताओं ने जो सपने देखे थे कि हम भारत को क्या बनाएंगे, वही सपने प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के जो आदर्श और आकांक्षाएं थी, मतलब उन्हीं का उल्लेख करती है। यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे हम उद्देश्य का भी कहते हैं, वो संविधान निर्माताओं के जो विचार थे उनको जानने की कुंजी है कि वो संविधान में क्या आदर्श स्थापित करना चाहते थे। यानी कि उनके जो सपने थे, वो कौन से सपने थे, उन्हीं सपनों का निचोड़ ही प्रस्तावना में नहीं थे। अच्छा, प्रस्तावना जनरेट कैसे हुई, यानी कि प्रस्तावना की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो 13 दिसंबर 1946 को
जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के सामने और जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया संविधान सभा ने। उद्देश्य जो प्रस्ताव था वही आगे प्रस्तावना बना। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना आई कहाँ से, तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो था, उसी से प्रस्तावना आई। वैसे प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, और विश्व में पहली बार जो प्रस्तावना आई वो आई अमेरिकी संविधान में, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अब आगे की चीज अब ये है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या प्रस्तावना में पहले कभी कुछ जोड़ा गया है। तो हाँ, 42वां जो संविधान संशोधन था पार्लियामेंट के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया प्रस्तावना में। ये 3 जो शब्द थे वो थे आपके समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द था 1976 तक। अब 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया पार्लियामेंट ने, तो इसे पंथनिरपेक्ष किया गया। तो ये 3 शब्द थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इन शब्दों को आपको याद रखना है। अगली चीज ये है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो ये डिबेट का मामला है, और ये पहले मामला था, तो ये सुप्रीम कोर्ट में चला कि अब तो हालांकि मामला नहीं है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमाइन कर दिया है कि संशोधन हो सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता। लेकिन 1960 में एक केस आया, इनरी बेरीवारी केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये डिबेट चली कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ये संविधान में रहे या न रहे, इससे संविधान के उद्देश्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है, यानी कि डाउटफुल है, समझ में नहीं आ पाती संविधान की भाषा, यानी कि कोई मतलब अनक्लैरिटी है संविधान की किसी भाषा में, तो उसका एक्सप्लेन करने में प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। बाद बाकी ये संविधान का भाग नहीं है। ये सिर्फ संविधान निर्माताओं की जो विचार थे उनको जानने की कुंजी है। ये पहला केस था, केशवानंद ये इनरी बेरीवारी केस 1960। अब दूसरा केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 का था। केशवानंद भारती जो बहुत पॉपुलर केस है, और इस पर बहुत बड़ी बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट के जजों की। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पूर्व का फैसला था, यानी कि इनरी बेरीवारी केस में जो फैसला दिया था उसको पलट दिया। उसमें कहा था कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसमें कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता। प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता। अब बात यह है कि मूलभूत ढांचा क्या है। तो मूलभूत ढांचे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक 28 पॉइंट्स डिटरमाइन किए हैं। जैसे कि भारत एक गणराज्य है, हम गणराज्य को नहीं बदल सकते, हम तानाशाही नहीं ला सकते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है कि यानी कि हमारे यहाँ सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद्धति जो अमेरिका में है वो नहीं आ सकती। हमारे यहाँ सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति नहीं हो सकता, इसको पार्लियामेंट नहीं बदल सकती। इसी तरह से और भी पॉइंट्स थे कि मूल अधिकार है, धर्म पंथ निरपेक्षता है, इसको नहीं बदला जा सकता। यानी कि इस केस में जो डिसीजन था कि जो प्रस्तावना है संविधान का अभिन्न अंग है, और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता। और प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि प्रस्तावना के आधार पर न्यायालय कोई भी निर्णय नहीं दे सकता। तो ये 2 केस थे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि भाई मूलभूत ढांचे का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिया, या प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये किस केस में दिया, ये पूछा गया कई बार। और इनरी बेरीवारी केस में भी ये चीजें पूछी गई हैं कि उसका क्या फैसला था।
ठीक है। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, संप्रभुता है, समाजवाद है। ये चीजें क्या है कि आपको इंटरव्यू बोर्ड में खासकर और मेंस में पूछी जाती है। जैसे कि 2016 का पेपर था, उसमें पूछा गया कि गणराज्य से आप क्या समझते हो, ये पूछा गया। हो सकता है कि अभी 2020 का पेपर होगा मेंस का, जीएस सेकंड का पेपर, तो उसमें पूछा गया कि लोकतांत्रिक से आप क्या समझते हो, या संप्रभु, क्या भारत एक संप्रभु देश है तो इसका क्या मतलब है। इंटरव्यू बोर्ड में पूछा गया है कि हम भाई कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, तो क्या ये हमारी संप्रभुता को सीमित नहीं करता। तो हम इनके बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। पहला शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपने सुना होगा, या अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक का मतलब है खासकर भारत के रेफरेंस में कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे पास, क्योंकि सर्वोच्च जो पावर है वो जनता के पास है, जो संविधान ने दी है। जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही शासन में भागीदारी करते हैं, उन्हीं वही सरकार बनाते हैं और वही सरकार देश को चलाती है। यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि भारत एक लोकतंत्र देश है, यानी कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे यहाँ केंद्र और राज्य लेवल पर सरकार बनाते हैं, और उन सरकार में से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री या राज्यों के लेवल पर मुख्यमंत्री बनता है, वही देश को चलाते हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी कि जनता जैसे कि एमपी और एमएलए का चुनाव करती है, वही सरकार बनाते हैं। दूसरा शब्द है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है कि जो राज्य का प्रमुख है, राज्य का मतलब यहाँ नेशन से है, न कि 28 स्टेट से, क्योंकि संविधान में राज्य शब्द का उल्लेख है। संविधान में राष्ट्र शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। राष्ट्र एक ऐतिहासिक शब्द है या भौगोलिक शब्द है, लेकिन जो राज्य है वो एक पॉलिटिकल शब्द है। राज्य का मतलब नेशन से है, कि जो राज्य का प्रमुख है, सरकार का प्रमुख होता है संघ लेवल पर, केंद्र लेवल पर प्रधानमंत्री, और जो राज्य का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। यानी कि जो हेड ऑफ नेशन है, यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुना जाएगा जनता के द्वारा। जैसे हमारे राष्ट्रपति जनता के द्वारा इनडायरेक्ट चुना जाता है, और उसका एक निश्चित कार्यकाल होगा जो हमारे यहाँ 5 साल के लिए होता है। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसी वंश विशेष का नहीं होगा कि वो सिर्फ हमेशा एक ही वंश का रहे और पूरे हमें आजीवन तक एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति रहे, ऐसा नहीं होगा। यह है गणराज्य, यानी कि जो हेड ऑफ नेशन है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुना जाएगा, वो किसी वंश विशेष का नहीं होगा। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब वह है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। धर्म का मामला अपना व्यक्तिगत होगा, और नहीं राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देगा। राज्य की नजर में सभी धर्म समान होंगे, वो सभी को इक्वल प्रोटेक्शन देगा राज्य। जैसे कि सपोज डेट के अभी हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई सभी लोग हिंदू धर्म को अपना लें, या मुस्लिम धर्म का कोई आदमी किसी पद में बैठा हो तो वो उस धर्म के आधार पर कोई फैसला नहीं दे सकता। वो जो फैसला देगा वो संविधान को ध्यान में रखते हुए देगा। या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, मान लो कोई मुस्लिम जज है उसमें सुप्रीम कोर्ट में, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई आप मतलब शरीयत के हिसाब से ये काम करो, क्योंकि धर्म का मामला स्वतंत्र है बिल्कुल। पंथ निरपेक्ष मतलब हमारे यहाँ जैसे पंथ है, जैसे कि हिंदुओं में बहुत सारी जातियां हैं। जैसे कि हम मुस्लिम संप्रदाय को देखें तो उसमें जैसे कि सिया एक पंथ हुआ, बोहरा एक पंथ हुआ, सुन्नी एक पंथ हुआ। तो मान लो कि अगर सिया पंथ का या सुन्नी पंथ का कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पे जाता है, सार्वजनिक पद पे जाता है, तो वो सुन्नी या सिया के हिसाब से कोई फैसला नहीं दे सकता, क्यों? राजनीति और धर्म एक दूसरे स्वतंत्र है। यानी कि जो राज्य है, राज्य का मतलब हमारे यहाँ चाहे सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे संसद हो, इन तीनों को हम मिला के राज्य बोलते हैं। कि राज्य या राज्य का मतलब एक हम सरकार से भी समझ सकते हैं कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। राज्य की नजर में सब धर्म समान होंगे। धर्म का मामला राजनीति से स्वतंत्र है, यानी कि सरकार का कोई अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं हो सकता। सरकार का अपना कोई व्यक्तिगत नहीं, राजकीय धर्म नहीं हो सकता। धर्म का मामला चाहे वो व्यक्ति योगा करे, चाहे शरीयत के हिसाब से कोई भी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, लेकिन पब्लिकली वो आदमी नहीं कर सकता ये काम। ऐसे ही आपका अगला शब्द है
समाजवाद समाजवाद का अर्थ है कि जो देश के संसाधन है उनका समानता के साथ वितरण हुआ। यानी कि जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जेएनयू है, वहाँ ये नहीं कि सिर्फ एक आईएएस का बेटा ही वहाँ स्टूडेंट हो, वहाँ एक रिक्शा चालक या किसान का बेटा भी हो सकता है। यानी कि देश के जो संसाधन है उन पर सबका हक है, चाहे वो एक किसान का बेटा हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो। यह है समाजवाद कि देश के संसाधनों का समानता के साथ वितरण होना चाहिए। ये पूछा गया है एग्जाम में समाजवाद, क्योंकि भारत एक समाजवाद का देश है। क्योंकि जो पॉलिसी बनती है वो पूरे देश के लिए बनती है, सिर्फ यही नहीं कि वो सिर्फ इंडस्ट्रियन के लिए बने या किसानों के लिए ही बने। अगला शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले में स्वतंत्र है। आंतरिक फैसले में वो किसी भी जाति या संप्रदाय का दबाव नहीं मान सकता, और बाहरी फैसले में भी हम पूरी तरह से मुक्त हैं। जैसे कि अभी भारत के प्रधानमंत्री इजराइल यात्रा पर गए, किसी एक विशेष समुदाय के दबाव के बावजूद भी उन्होंने इजराइल की यात्रा की, क्योंकि हम संप्रभु हैं। हम किसी विशेष खासकर मान लो कि मुसलमानों ने यदि दबाव बनाया कि आप इजराइल की यात्रा नहीं करेंगे, मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो रूढ़िवादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हुए, उनके बारे में कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि फिलिस्तीन है, इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के दुश्मन देश हैं। तो भारतीय जो रूढ़िवादी मुसलमान हैं वो ये विरोध करते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल यात्रा पे नहीं जाएंगे, जबकि इजराइल हमारा इतना अच्छा दोस्त है, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? हम इस मामले में मुसलमानों की बात क्यों माने? अगर वो फिलिस्तीन का कट्टर दुश्मन है इजराइल, तो हमारे लिए तो अच्छा है ना, वो उनके आपस के मैटर हैं। तो हम अगर कल मान लो कि और कोई संप्रदाय विरोध करने लगे, मानो क्रिश्चियन विरोध करने लगे कि भाई आप ब्रिटेन नहीं जाएंगे, या कल मान लो कि सिख विरोध करने लगे कि भाई आप उस कंट्री में नहीं जाएंगे, तो ये कोई बात थोड़ी नहीं है। ऐसे तो फिर सरकार कोई फैसला ही नहीं ले सकती, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है, उस वजह से हम आंतरिक मामले में स्वतंत्र पूरी तरह से। इसी तरह से बाहरी मामला, जैसे कि अभी कुछ समय पहले भारत ने S-400 डील शुरू की रसिया के साथ। तो अमेरिका और रसिया एक दूसरे के अपोजिट कंट्री हैं, तो अमेरिका ने विरोध किया, लेकिन फिर भी हमने उसके साथ ये काम शुरू किया रशिया के साथ, क्योंकि हम एक संप्रभु देश हैं। हम अपने बाहरी फैसलों में भी किसी देश का इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम चाहे अमेरिका से रिलेशन बनाएं, रसिया से बनाएं, ब्रिटेन से बनाएं, चाहे चाइना से बनाएं, हम किसी भी कंट्री की बात नहीं मानेंगे। कि मान लो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अमेरिका और रसिया एक दूसरे के एक दूसरे के अपोजिट कंट्री हैं, तो हम ये नहीं कि हम अमेरिका के दबाव में रसिया से रिलेशन खराब कर लेंगे, या चाइना के दबाव में हम अमेरिका से रिलेशन खराब कर लेंगे। हम ये नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये शब्द हैं, ये आपको इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ पूछी जाती है कि हम वैसे राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं भारत। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, तो क्या ये भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है? तो मैं ये कहूँगा कि ये उल्लंघन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने जो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता ली है वो हम अपनी मर्जी से ली है, वो हमने ब्रिटेन के दबाव में नहीं ली, और हम चाहें तो उसे आज छोड़ भी सकते हैं। वो हम अपने पॉलिटिकल और अपने इकोनॉमिकल डायमेंशंस देखें कि भाई यूरोप में ब्रिटेन का एक विशेष स्थान है। इसके अलावा यूरोपीय जो यूनियन है उसमें भी ब्रिटेन का विशेष स्थान रहा है, तो हमें इसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है। इसके अलावा जो हमारी यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी ब्रिटेन ने हमारा कई हद तक साथ दिया है कि भारत को परमानेंट मेंबर, जो अभी 5 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, तो भारत को 6वां मेंबर बनना चाहिए। तो हमने उसको देखते हुए लिए। कुछ जो भारत के नागरिक हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, हम ब्रिटेन के दबाव में हैं, तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम ब्रिटेन के बिल्कुल दबाव में नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमें ऐसी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि कल हम छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि हमें अभी वीटो पावर लेनी है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का 6वां मेंबर बनना है, तो उसके लिए हमें ब्रिटेन का समर्थन चाहिए। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस भी है, तो उस वजह से हमने ये ली है कॉमनवेल्थ की सदस्यता। हम चाहें छोड़ भी सकते हैं, यानी कि ये हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल हित हैं। तो ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको याद करने हैं जो कि इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाएंगे।
तो आपको अब मैं क्वेश्चंस बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक दो क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चंस आएंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मान लो पहला कथन आया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट आया कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं, इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। या क्वेश्चन आया कि निम्न में से किन न्यायों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, जैसे कि सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, या निम्न में से कौन सा केस प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएंगे। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारी कोचिंग में फ़ोन करके मुझे सीधे पूछ सकते हैं।